मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 25 साल है। 5-6 साल पहले मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने शौहर नवीद के हमरा असलम के घर के निचले पोर्शन में बतौर किरायादार आए थे। असलम के ममा बाबा इस वक्त जिंदा थे और असलम कॉलेज के इम्तिहानात के बाद रिजल्ट के इंतजार में था। असलम के बाबा ने एक दिन असलम की ममा से कहा, नवीद अच्छा इंसान है, काफी बड़ा बिजनेस था उसका, फैक्ट्री में आग ना लग जाती तो आज इसको किराए के घर की जरूरत ही ना थी। अपना घर था, इसका माल सप्लाई करने वालों की रकम अदा करने के लिए इसने अपना घर फरोख्त कर दिया और शादी को भी कितना अरसा हुआ है इसकी। असलम की ममा ने कहा, ठीक है ना, जब हम लोग घर पर नहीं होते तो असलम अकेला होता है और वैसे भी हमारे घर में कुछ आबादी तो होनी चाहिए। फिर उन्होंने हमें किराए पर नीचे वाले पोर्शन में रहने की इजाजत दी और नवीद और मैं शिफ्ट हो गए। मुझको देखते ही असलम को मुझसे प्यार हो गया था, मगर असलम इस वक्त 21 साल का लड़का था। मगर मेरी उम्र तो इस वक्त भी 25 साल थी, मगर मैं इस वक्त भी बिल्कुल फूल जैसी खूबसूरत थी। अजीब जादूगर सी मोटी आंखें, शर्माई शर्माई सी सुर्ख गाल, लंबी पलकें, 5 फुट 3 इंच कद, लंबे सिया बाल। असलम ने सोचा ऐसी ही लड़की से शादी करूंगा, मगर ऐसी कोई और ना थी, मैं तो बस में थी। मेरे शौहर नवीद की वजह असलम मुझको भाभी कहता था। कुछ दिनों बाद असलम के ममा बाबा रोड हादसे में वफात पा गए। असलम के ममा बाबा ने असलम के लिए काफी जायदाद छोड़ी थी, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना था। ममा बाबा की वफात के वक्त मैंने असलम का ख्याल रखने का सोचा। इस हादसे के नतीजे में मेरे और असलम के दरमियान कुछ बातचीत बन गई थी। मैं वैसे तो किसी भी मर्द को मुंह ना लगाती थी, मगर असलम छोटा था और माँ बाप की मौत का गम बड़ा था, इसलिए मैं कभी कभी इससे बातचीत कर लेती थी। मुझको भी असलम की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नजर आती थी, मगर असलम ने कभी कोई ऐसी बात ना की थी जो मुझको गवारा ना हो, इसीलिए मेरा इस पर कुछ एतबार सा बन गया था। असलम 1-2 बार मेरे काम भी आ चुका था। नवीद के मसरूफ होने की वजह से एक मर्तबा असलम ने अपनी गाड़ी में मुझे मेरे माँ के घर ड्रॉप किया था और एक मर्तबा मुझको अस्पताल भी ले गया था। वक्त गुजरता गया, मेरे और असलम के दरमियान अपने घर के फर्द की तरह का रवैया कायम हो गया। क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से नवीद गवारदर में किसी प्रोजेक्ट पर मसरूफ थे और 2-3 माह बाद ही कुछ दिनों के लिए घर तशरीफ लाते थे। उन बरसों में मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, मगर मैं मोती के बजाय खुला हुआ फूल बन चुकी थी। घर में मुलाजिम तो मौजूद थे, मगर अक्सर तो असलम मेरे घर ही खाना खाता था, मैं इसका खाना ले आती थी। असलम के 1000 कोशिश करने के बावजूद मैं असलम की आंखों से अपने लिए प्यार पड़ने को तैयार नहीं हुई। मेरे और नवीद के तमाम रिश्तेदार असलम के जाने वाले बन गए थे। मेरे माँ बाप के घर भी असलम का आना जाना लगा रहता था, जबकि हमारे रिश्तेदारों की हर शादी की तकरीब और फोतगी वगैरह में असलम जरूर शामिल होता था। मगर वक्त के चलते असलम ने फैसला कर लिया कि मुझसे इसकी शादी का कोई चांस नहीं है और मेरी जैसी कोई और लड़की दुनिया में मौजूद भी नहीं है। मुझको भी असलम अच्छा लगता था, वो बहुत परफेक्ट लड़का था, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छा लिबास पहनता, तालीम याफ्ता, मास्टर्स के फाइनल का स्टूडेंट था। असलम की दोस्तियां भी बड़े माकूल लोगों के साथ थी। अपने वालिदैन की तरफ से मिलने वाली प्रॉपर्टी और कारोबार को भी अच्छी तरह देखता था। मेरे जहन में कभी ऐसा ख्याल तो मौजूद ही ना था कि असलम मेरे हसन का पुजारी हो सकता है। मेरी 2-3 बहनें थीं, एक मुझसे बड़ी और 2 छोटी बड़ी बहन तो शादीशुदा थी, मगर छोटी बहनें बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता और इस्लामाबाद में पल्ले बढ़ने की वजह से गैर शादीशुदा थी। मेरे माँ बाप के घर में मजहबी रुझान ज्यादा था, इसलिए मेरी बहनों का किसी लड़के से मिलना जुलना दोस्ती करना तो नामुमकिन था। मगर उनके अपने खानदान में तालीम याफ्ता लड़के ना होने और रिश्तेदारों के गांव में रहने की वजह से मेरी बहनों के लिए आने वाले खानदान के रिश्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। मेरी छोटी बहन हिरा और सबसे छोटी राबी दोनों की उम्रें असलम से ज्यादा थी और मेरे दिमाग में शायद ये ख्याल भी था कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना दुरुस्त नहीं है, वरना मेरी बहनें इंतहाई खूबसूरत और देखने में कम उम्र लगती थी और सबसे अहम बात, उनके चेहरे पर हया और पाकीज़गी की रोशनी सी नजर आती थी, जो कि लड़कों से दोस्तियां न करने आना मिलने की वजह से थी। असलम का मेरे माँ बाप के घर ऐसे ही आना जाना था जैसे मेरे किसी कजिन रिश्तेदार का। मेरे साथ कहीं आते जाते मेरी बहनें जब मेरे घर आती थीं तो असलम का उनसे भी आमना सामना हो जाता था। अगरचा हिरा और राबी कभी असलम से हमकलाम ना हुई थी और न ही असलम ने उनसे कभी बात की थी, मगर इंसान की मौजूदगी तो महसूस हो ही जाती है। अब असलम ने मुझको हासिल करने का फैसला कर लिया था, अब इसको अपने इस फैसले को अमली शक्ल देनी थी। शाम को असलम घर आया तो इसको ये मौका मिल ही गया। आज मेरा बच्चा जैन बहुत ज्यादा बीमार था, इसका बुखार 2-3 दिन से कम नहीं हो रहा था और शहर का सबसे बड़ा बच्चों का डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था। असलम मेरे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैं बौखिलाई हुई सी अपने खावंद से बात कर रही थी कि बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। 4 दिन से तमाम डॉक्टरों के पास लेकर जा चुकी हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप आ जाएं जल्दी। असलम ने मुझको कहा, नवीद साहब से मेरी बात करवा दे।
फिर असलम ने मुझसे फ़ोन लेकर उनसे दुआ सलाम की और उनको तसल्ली दी कि ज़ैन ठीक हो जाएगा। पायल भाभी खामखा परेशान हो रही है, आप फिक्र ना करो, मैं सब ड्यूटी कर लूँगा। जैसे ही असलम ने मुझे भाभी कहा तो मुझको महसूस हुआ कि कुछ तब्दीली हो गई है। असलम भाभी कहता था मुझको, और आज इसने पायल भाभी कहा। मैंने इस वक्त परेशानी में ज्यादा ध्यान ना दिया। असलम को मेरा नाम लेना अच्छा लगता था, उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो मुझको पायल ही कहकर पुकारे, मगर आज असलम ने भाभी के साथ पायल लगाकर कह दिया। असलम ने कहा, पायल भाभी आप बच्चों को लेकर गाड़ी में आए, और खुद गाड़ी में आकर बैठ गया। इसने अपने दोस्त को प्रदीप को फोन किया, जो बच्चों का सबसे मरूफ डॉक्टर था, और उससे अपॉइंटमेंट मिलना नामुमकिन था। असलम ने इसको कहा कि अपने बहनोई का पता करो कहाँ है, इस वक्त मुझे अभी इससे बच्चे को चेक करवाना है। प्रदीप ने कहा, अब बच्चे को लेकर उनके घर आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। कुछ देर में मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई। मेरा बच्चा ज़ैन बहुत बीमार था, इसको मैंने गोद में ही उठाए रखा। असलम हमको लेकर इस डॉक्टर के घर पर गया, जहां डॉक्टर की बीवी ने अपने भाई के हमरा हमारा परतपाक इस्तकबाल किया और हमको लेकर अंदर आ गई। ड्राइंग रूम से बाहर एक बरामदा था, जहां एक छोटे से कमरे में नीचे बच्चे को बेड पर लिटा दिया। कुछ देर में 2 जूनियर डॉक्टर और एक नर्स भी क्लिनिक से आ गए। डॉक्टर की बीवी ने यह सब इंतजाम घर पर करवाया था ताकि प्रदीप के दोस्त यानी असलम को कोई परेशानी ना हो। वो खुद भी एक खूबसूरत और बाअखलाक खातून थी। डॉक्टर की बीवी ने बरामदे में कीम की कुर्सियों पर हमें बिठाया और मुझको तसल्ली भी देती रही। इतने में डॉक्टर साहब आए और अपने स्टाफ के हमरा मेरे बच्चे के पास चले गए। कोई आधा घंटा रिपोर्ट्स और मरीज का मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे और असलम को तसल्ली दी कि कोई भी मसला नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स से अद्वियात लेकर बच्चे को दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इस्लामाबाद में बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर की इतनी शोहरत थी कि हर शख्स का इसकी बात पर यकीन था। अब मेरे चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। डॉक्टर ने हमें कुछ हिदायत दी और इजाजत लेकर क्लिनिक से रुखसत हो गया। डॉक्टर की बीवी ने हमारे लिए कुछ चाय वगैरह का शायद पहले से बताया हुआ था, क्योंकि अगले ही मिनट चाय सर्व कर दी गई। इसने मुझको तसल्ली दी, मैंने भी उनको अपने घर आने की दावत दी। कुछ देर बाद असलम और मैं अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही असलम ने मुझसे कहा, पायल भाभी अब तो एकदम से परेशान हो जाती हो, मुझे बताया करो यार कोई भी मिसला हो। मुझको एक झटका सा लगा। असलम पहले भाभी से पायल भाभी पर आया और अब यार भी कह दिया इसने। मुझको कुछ तब्दीली तो लगी थी, मगर मैंने इसलिए नजरअंदाज कर लिया कि शायद वैसे ही रवानी में बोल गया होगा। अब मुझको क्या मालूम था कि असलम ने मेरे हसन को अपनी मंजिल बना लिया है और इस रास्ते पर सफर शुरू कर दिया है। मैं जानती थी कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सहेलियां कहा करती थी कि पायल तुम तो वाकई में पायल हो। मैं एक बहुत ही नफीस खातून थी, सोफों दरवाजों और घर की हर जगह को साफ ही करती रहती थी। मैंने कभी किसी बर्तन में खाना ना खाया था जिसको मैं अपने हाथ से धो ना लूं। शादियों और रेस्टोरेंट्स में भी मैं अपनी प्लेट, चमचा, कप और डिस्पोजेबल गिलास साथ लेकर जाती थी। लान की कुर्सियों को भी मैं रोजाना शैम्पू से धोती थी। मेरी फितरत ही कुछ ऐसी थी। जिस चीज को कोई और छू ले मैं इसको धोकर ही इस्तेमाल करती थी, बल्कि मैं सब्जी और फ्रूट को भी धोकर रखती थी। असलम की कुछ बातों को मैंने महसूस जरूर किया था कि वो मुझे पसंद करता है, मगर हालात ऐसे थे कि मेरा ध्यान ही ना रहा मैं इस तब्दीली पर गौर करूं। मेरा खावंद महीने 2 महीने बाद घर आता था और चंद रोज गुजार कर फिर चला जाता। इसका गवारदर में कंस्ट्रक्शन का कोई बड़ा मंसूबा जेर तकमील था। मेरे लिए असलम घर का ही फर्द था और मेरे शौहर को भी असलम पर एतबार था। वैसे एतबार तो इसको असल में मुझ पर था। वो जानता था कि मैं एक हयादार लड़की हूँ, अगर अकेली सारी दुनिया के सफर पर भी निकल जाऊं तो इसको मुझ पर एतबार था। कुछ दिनों में मेरे बेटे की तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। असलम का मेरे पास आना जाना जारी था। अक्सर तो असलम मेरे हाथ का नाश्ता खाना खाने के लिए ही हाजिर हो जाता था। मेरी रिश्तेदारों में खालाजाद की शादी होने वाली थी और ये शादी भी मेरे मामू के बेटे की थी, इसलिए मुझको हर हाल में जाना तो था और ये शादी भी सवात में होनी थी। और मेरे लिए एक मिसला ये भी था कि मैं किसी दूसरे के घर में सो ना सकती थी, बल्कि मैं अपने माँ बाप के घर भी रात को ना रुकती थी। अब ये शादी खानदान की थी, ना तो मैं वहां जाकर रह सकती थी और ना ही इसमें शिरकत से इनकार कर सकती थी। करते करते शादी के दिन करीब आ गए। शाम को मैं अपने शौहर से फोन पर बात कर रही थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सवात जाने का। मेरे शौहर ने भी मुझको कहा कि ड्राइवर का बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम कल सुबह ही निकल जाओ। शाम की बारात है, बारात में शिरकत कर लो, दूसरे दिन वलीमा है, एक दिन खाला के घर शिरकत कर लो, दूसरे दिन मामू की तरफ आना। मैंने कहा इतना लंबा सफर में ड्राइवर के साथ कैसे करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट भेज देती हूँ। इतने में असलम मेरे घर दाखिल हो गया। मैं ड्राइंग रूम में बैठी शौहर से बात कर रही थी। असलम को देखकर मैं उठकर कमरे में चली गई, मगर असलम को कुछ ना कुछ मामला समझ आ गया।
मैं जैसे ही कमरे से ड्राइंग रूम में आई, असलम मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था। मैंने कहा, असलम तुमको कितनी बार मना किया है, हाथ धोकर खिलौनों को टच किया करो। पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते हो और अब मुझे बच्चों के कपड़े बदलवाने पड़ेंगे। असलम ने कहा, पायल भाभी प्लीज बाद में चेंज करवा देना, अभी तो बच्चों से खेलने दे। असलम रिंग्स लेकर बच्चों के साथ खेलता रहा, जबकि मैं दांत पीसते हुए सोचने लगी कि अब खिलौने भी धोने पड़ेंगे। असलम ने कहा, पायल भाभी शादी में नहीं गई आप आपकी वालिदा की तरफ से, तो सब लोग जा चुके हैं। मैंने पूछा, तुमको कैसे पता? असलम ने कहा, राहिल से बात हुई थी मेरी फोन पे, राहिल मेरा भतीजा था। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। असलम ने कहा, आपके मामू और खाला की तरफ से मुझे भी दावत दी गई है। आप ही ने कार्ड दिए थे ना मुझे जाना, तो मैंने भी था, मगर आप नहीं जा रही तो मेरा उनसे आपकी वजह से तारुफ है ना, मैं कैसे जावेगा, अच्छा तो नहीं लगता। वहाँ सब लोग तो आपकी वजह से मुझे जानते हैं, चुल्लू फिर मैं भी नहीं जाता। अब मैं मुश्किल में पड़ गई, मैं असलम को शादी में जाने का भी नहीं कह सकती थी। इस तरह तो मैं शादी में ना जाने का बहाना भी ना कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मामू की एक बेटी मेरी भाभी बनने वाली थी। ऐसे में असलम का ना जाना ही दुरुस्त था, ताकि मैं अकेले सफर ना कर सकने का बहाना तो कर लूंगी। मगर मैं जानती थी कि असलम बाद में जब कभी मामू ने पूछा तो कह देगा कि पायल नहीं गई थी शादी में, तो मेरा जवाज न था शिरकत करने का। अब मेरे पास शादी में शिरकत के अलावा दूसरा रास्ता न था, बल्कि असलम के जाने की सूरत में तो मैं किसी ड्राइवर के साथ जाती तो भी अच्छा ना लगता। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कमरे में जाकर अपने शौहर को सूरत हाल बताई और सुबह सवेरे असलम के साथ सवात जाने का बता दिया। मैंने वापस आकर असलम को कहा, तुम्हारी वजह से मुझे शादी में जाना ही होगा, सवेरे जल्दी जाना है और तुम हमको अपने साथ ले जाओगे? मैं किसी ड्राइवर के साथ चली जाऊं? असलम ने कहा, नहीं, मैं आपको लेकर चलूंगा। दूसरी सुबह असलम शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। इसने अपने जरूरत की अशिया और कपड़े वगैरह बैग में पैक करके गाड़ी में शिफ्ट करवा दिए। असलम तैयार हो के नीचे वाले पोर्शन में आ गया ताकि मेरे साथ नाश्ता कर सके। असलम ने ड्राइंग रूम से मुझको आवाज दी तो मैंने कमरे से ही आवाज देकर कहा, असलम बैठो तो मैं आती हूँ। मतलब ये था कि असलम कहीं कमरे में ही ना आ जाए। कमरे का दरवाजा तो खुला हुआ था, मगर मैंने कभी असलम को कमरे में दाखिल होने की इजाजत ना दी थी। फिर मैंने असलम को व्हाट्सएप पर कॉल की और कहा, तुम अपने शेफ से नाश्ता बनाकर भिजवा दो मेरे लिए और पार्लर वाली के लिए। मुझे अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मामू लोग दिन को ही बारात कर लेंगे, इसके बाद हमारे पहुंचने का फायदा ना होगा। असलम ने कहा, पायल भाभी मैं तैयार हूँ, बस निकलने की देर है, नाश्ता मैं भिजवा देता हूँ। असलम ने सुल्ताना के हाथ नाश्ता भजविया मैंने और पार्लर वाली ने नाश्ता कर लिया। तो मैंने सुल्ताना को कहा कि बच्चों को जग्गा कर नहला दो, मेरा कुछ वक्त लगेगा तैयार होने में। मैंने साथ ले जाने के लिए अपने और बच्चों का सामान रात को ही सूटकेस में पैक कर दिया था। फिर मैं उठ कर गई और बच्चों के कपड़े जूते निकाल कर सुल्ताना को दिए। मैंने कहा, बच्चों को नहला कर नाश्ता भी करा देना। सुल्ताना ने कहा, मैडम आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। मैं फिर से पार्लर वाली को साथ लेकर कमरे में चली गई। फिर काफी देर बाद कोई 9:30 बजे असलम की मुझे कॉल आ गई कि आ जाओ। मैंने कहा, बच्चों को तो बिठाओ, मैं आ रही हूँ। सुल्ताना मुलाजिम बच्चों को और सूटकेस को लाई। असलम ने सूटकेस गाड़ी में रखवाया और बच्चों से प्यार करने लगा। असलम ने बच्चों को पिछली सीट पर बिठाया और मेरा इंतजार करने लगा। फिर मैं दरवाजे से बरामद हुई। मैंने ब्यूटिशियन को खुदा हाफिज कहा और दरवाजा लॉक करके चाबी पर्स में रख दी। फिर मैं गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और असलम मुझको देखने लगा। मैं आकर गाड़ी में बैठी और बच्चों को देखा, वो आराम से पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मैंने असलम को इशारे से कहा, चलो। असलम भी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मोटरवे की तरफ रुख कर लिया। जैसे ही असलम ने मोटरवे टोल प्लाजा क्रॉस किया तो असलम ने कहा, पायल भाभी आज तो अब बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। मैंने मसनूई गुस्सा करते हुए कहा, बस करो असलम, ध्यान से गाड़ी चलाओ। असलम ने कहा, शादी की सब लड़कियों को आग लग जाएगी क्योंकि कोई इतनी खूबसूरत नहीं होगी वहाँ। मैंने कहा, असलम अब बोलना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छी और प्यारी होंगी वहाँ। इसके साथ ही मैंने हाथ बढ़ाकर ब्लूटूथ ऑन किया और अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लिया। गाड़ी में नुसरत फतेह अली खान की गजल गूंजने लगी। गाड़ी मोटरवे पर सवात की तरफ दौड़ रही थी। गाड़ी में नुसरत फतेह की गजल गूंज रही थी। असलम सफेद शलवार कमीज में मलबूस एक हल्की लेमन रंग की वास्कट पहने हुए था। बाईं बाजू की आस्तीन चढ़ाए असलम ड्राइविंग कर रहा था। मैं अच्छे मूड में थी और अपना पसंदीदा म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। तभी फिर असलम ने कहा, पायल भाभी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही होंगी। मैंने गुस्से से असलम को देखा और बोली, तुमको लड़कियों की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी वहाँ, और ये तुम अब मुझसे कैसे बात करने लगे हो? असलम ने कहा, किस्म से पायल भाभी आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने असलम को घूरा तो वो खामोश हो गया। रास्ते में बच्चों की वजह से हमको एक जगह रुकना भी पड़ा, मगर मैं अपनी पसंदीदा गजलें सुनते हुए खाला के घर पहुंच गई।
मेरे एक कजिन ने असलम को गाड़ी घर के अंदरूनी गेट तक ले जाने का इशारा किया और खुद भी जाकर गेट पर खड़ा हो गया। मैंने कहा, असलम तुमने मर्दों वाली साइड पर ही रहना है, और हाँ, शाम को हम लोग मामू के घर चले जाएंगे। असलम ने गाड़ी की डिग्गी से अपने और मेरे लाए हुए तोहफे निकालकर वहां उस कबाल के लिए मौजूद खाला के सुपुर्द किए और गाड़ी वापस करके साइड पर पार्क कर दी। दोपहर का वक्त था और मेहमानों के खाने का सिलसिला चल रहा था। मेरा कजिन अजीम असलम को अपने साथ ले गया और एक कमरे में बिठाया और कहा, अब सफर करके आए हैं, फ्रेश हो जाएं, चेंज कर लें, बारात 3 बजे तक आएगी। असलम ने कहा, 3 घंटे का सफर नहीं था, अभी फ्रेश हो, कोई आराम की, आज चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं मेहमानों के साथ ही बैठता हूँ, अब तकल्लुफ ना करें, आप मसरूफ हैं, मैं बाहर चलता हूँ। असलम अजीम के साथ ही बाहर आ गया, जहाँ शामियाने लगाकर बैठने की जगह बनाई गई थी। मकामी मेहमान ज्यादा थे और पश्तो ही बोलते थे। मेरे कुछ रिश्तेदार असलम के जाने वाले थे, वो असलम के पास आकर बैठ गए और उधर उधर की बातें होने लगी। खाना वगैरह खाने के बाद असलम बाहर निकल गया। कोई 3 बजे के बाद एक लड़का इसको बुलाने के लिए आ गया। जब असलम शादी वाले घर पहुंचा तो बारात आ चुकी थी और मेरे मामू और मामू के बेटों ने तपाके के साथ असलम से मुलाकात की और शको किया कि अब हमारे यहाँ तशरीफ लाते और बारात के हमरा तशरीफ लाते। असलम ने बताया कि शाम को उनकी तरफ आने का इरादा है। बारात के हंगामे खत्म हुए तो असलम कमरे में आ गया और आराम करने लगा। शाम को 7 बजे के बाद इसको दस्तक देकर उठाया मेरा कजिन था। इसने मेरा सूटकेस गाड़ी से निकालने का कहा। असलम ने गाड़ी से अपना बैग निकाला और मेरा सूटकेस भी। असलम बैग लेकर कमरे में आया और अपना एक लिबास निकालकर इस्त्री करवाने के लिए दिया। फिर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होके कमरे में आया तो इसका इस्त्री शुदा लिबास बेड पर रखा हुआ था। असलम ने लिबास पहना और बाल दुरुस्त किए और बाहर निकल आया। बाहर मेहमान रुखसत हो चुके थे और टेंट वाले सामान समेट रहे थे। फिर मेरे खालू इसको सहन में टेबल पर ले गए जहां चाय वगैरह का इंतजाम था। चाय से फारिग होकर मैंने असलम से कहा कि गाड़ी निकालो और सामान गाड़ी में शिफ्ट करो। एक बच्चा असलम का बैग कमरे से उठा लाया और गाड़ी के पास मेरा सूटकेस भी मौजूद था। इतने में मैं उनके घर की सारी ख्वातीन के हमरा निकल आई। असलम ने सामान डिग्गी में रखवाया। मेरी खाला ने भी असलम के सर पर हाथ फेरा और सब मर्दों ने भी रुखसत किया। असलम ने गाड़ी मेरे मामू के घर की तरफ दौड़ानी शुरू कर दी। कोई 20 मिनट बाद मेरे मामू के घर पर हमारा इस्तकबाल किया गया। असलम को एक बड़े हाल नुमा कमरे में बिठाया गया जहां फर्श पर कालीन और गद्दे बिछे हुए थे। कमरे के एक कोने में अंगीठी में लकड़ियां जल रही थी। मौसम तो सर्दी का न था मगर यहाँ शाम के बाद काफी सर्दी थी। मेजबानों ने असलम को एक शाल भी लाकर दे दी थी। हाल में काफी सारे लोग मौजूद थे जिनमें मेहमान और मेजबान भी शामिल थे। शादी की सरगिर में हम रात देर तक जागते रहे। फिर असलम को एक कमरा दे दिया गया। दूसरे दिन वलीमा था। असलम का बैग कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। असलम देर तक सोता रहा। फिर मैंने असलम को फोन पर कॉल करके समझाया कि दिन की रोशनी में यहाँ से निकल जाना है हर हाल में, वरना मेरे खानदान वाले शाम के बाद मुझे जाने की इजाजत नहीं देंगे। शाम को 4 बजे असलम और मैं बहुत मुश्किल से इजाजत लेकर मामू के घर से रुखसत हुए। असलम गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था जबकि मैं असलम के साथ शादी की बातें करती रही। कुछ देर बाद मैंने म्यूजिक ऑन कर दिया। मैं हमेशा खूबसूरत म्यूजिक का इंतखाब करती थी। रास्ते में 2 मरतबा मेरे घर वालों और मेरे शौहर ने कॉल की मगर मैंने भी झूठ बोल दिया कि टायर खराब हो गया था गाड़ी का, इसलिए लेट हुए हैं, अब घर के करीब हैं। फिर मैंने कहा, असलम जल्दी चलू, सबको फिक्र हो रही है, हम घर पहुंचेंगे तो वो फोन करना छोड़ेंगे वरना बार बार पूछेंगे। असलम ने कहा, पायल भाभी यार अब बोल दो, हम घर पहुंच गए हैं, फिर कोई कॉल नहीं करेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और आपको नौशहरा ले जाता हूँ, वहाँ रास्ते में चप्पल कबाब वाला है, बहुत मशहूर है, हम कबाब खाते हैं, फिर रात को पहुंच ही जाएंगे। मैंने कहा, असलम बुरी बात है ना झूठ बोलना। असलम ने कहा, फिर तो बार बार आपको वजाहतें देनी पड़ेंगी, जिंदगी अपनी है मगर मर्जी अपनी नहीं। फिर मैं असलम पर दबाव न डाल सकी और असलम की बात मानने के लिए मजबूर हो गई और कहा, कितना वक्त लगेगा नौशहरा से जाने का? असलम ने कहा, जितना आप कहोगी इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर मेरे शौहर की कॉल आ गई। मैंने अपने शौहर को बताया कि इस्लामाबाद के करीब हैं, बस आधे घंटे में घर होंगे। इसने कहा, बच्चों को जल्दी सुला देना और खुद भी आराम करना, सफर से थके हुए होगे तुम लोग, अब मैं सुबह कॉल करूंगा। असलम ने गाड़ी नौशहरा की तरफ मोड़ दी। काफी देर बाद जीटी रोड पर एक जगह गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ बज़ाहिर तो काफी रश था मगर ये जगह कोई आम सी देहाती तर्ज की थी, कुछ झुग्गियां सी बनी हुई थी, कुछ कच्ची सी दुकानें। उन दुकानों में से एक दुकान पर कबाब बनाए जा रहे थे और सबसे ज्यादा रश यहाँ पर ही था। असलम ने कहा, बस मैं आता हूँ, 5 मिनट में आप बैठो। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? असलम ने कहा, वो सामने कबाब की कड़ाही के पास, वहां से आपको देखता रहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जा रहा। फिर असलम मुस्कुराता हुआ गाड़ी से निकलकर कबाब वाली दुकान पर चला गया।
वहाँ कुछ देर खड़ा रहा और कबाब बनवाता रहा। कुछ देर बाद असलम कबाब एक प्लास्टिक शापर में लेकर आ गया। जैसे ही कबाब गाड़ी में आए तो इसकी इश्तिहा अंगेज खुशबू से मुझको भूख लग गई। असलम ने गाड़ी निकाली और कुछ दूर जाकर रोड साइड पर रोक ली। फिर असलम ने गाड़ी की डिग्गी से कपड़े के नैपकिन निकाल कर लाया और एक मुझको दिया, दूसरा खुद लिया। असलम ने कबाब वाला शापर खोला और इसमें से एक अखबार निकाल कर इस पर एक रोटी रखी और रोटी के ऊपर 2-3 कबाब रखकर मुझको पकड़ा दिए। फिर असलम ने एक अखबार में एक रोटी पर कबाब के टुकड़े करके रखे और पीछे बच्चों के दरमियान रखे, ताकि बच्चों को कबाब तोड़ने में दुश्वारी ना हो, और सीट के पीछे से पानी की बोतलें निकालकर सबको एक एक बोतल पकड़ाई। इसके बाद असलम ने अपने लिए भी खाना निकाला और मजे से गोद में रख कर खाने लगा। गर्म गर्म कबाब वाकई बहुत मजेदार थे। सब ने खाना खाया और फिर असलम ने सबसे अखबार वगैरह लपेट कर एक शापर में डाले और बाहर रख कर आ गया। मैंने कहा, असलम बहुत अच्छे कबाब हैं, तुम तरीका पूछ लेते उनसे कैसे बनाते हैं, मैं घर में बना लेती कभी। गाड़ी नौशहरा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही थी। रात की तारीकी फैल चुकी थी। बच्चा पिछली सीट पर सोया हुआ था जबकि बच्ची वीडियो गेम खेल रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था क्योंकि बारिश की वजह से सर्दी सी हो रही थी। गाड़ी की स्क्रीन पर वाइपर पानी को साफ करने में मसरूफ थे, जबकि गाड़ी में अताउला नियाजी का गाना धीमी धीमी आवाज में चल रहा था। असलम की उंगलियां म्यूजिक के साथ सटरंग पर थपक रही थीं। मेरा मूड बारिश की वजह से मजीद खुशगवार हो गया था, वरना देर हो जाने के बाइस कुछ देर कबल मैं गुस्से में थी। गाड़ी में अब भी चपली कबाब की खुशबू फैली हुई थी क्योंकि असलम ने घर ले जाने के लिए भी कबाब पैक करवा लिया था, शायद मुलाजमों के लिए या किसी दोस्त के लिए। कोई 1.5 घंटे बाद असलम ने गाड़ी घर में दाखिल की। बारिश अभी भी जारी थी। मैंने मुड़कर बच्चों की तरफ देखा और फिर असलम की तरफ देखा। असलम ने कहा, पायल भाभी अब जाओ अंदर, बच्चे पहुंच जाते हैं, फिक्र ना करो। मैं अपना हैंड बैग लेकर गाड़ी से निकली और बारिश की बूंदों में तेज तेज कदम उठाती घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। चंद कदम का ही फासला था, फिर मैं दरवाजे के शेड के नीचे पहुंच गई और बारिश से महफूज हो गई। फिर मैंने हैंड बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर एक बार मुड़कर असलम की तरफ देखा और अंदर चली गई। मैं घर की लाइट्स रोशन करने लगी जबकि असलम ने मेरी बच्ची को उठाया और अंदर लेकर आ गया। वापस आकर असलम ने गाड़ी की चाबी ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर रखी और मुझको बताया, अब फ्री हो जाओ तो मुलाजमों से सामान निकलवा लेना गाड़ी से और चाबी भेज देना। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं और आपके लिए कबाब भी गाड़ी में है। असलम ऊपर अपने पोर्शन में आ गया। दूसरे दिन सुबह असलम नाश्ते के वक्त मेरे पोर्शन में दाखिल हुआ। मौसम खुशगवार हो गया था, बाहर शोख चमकीली धूप चमक रही थी। जैसे ही असलम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। इसने मुझे आवाज दी। असलम की आवाज सुनकर मैंने किचन से ही असलम को आवाज दी, असलम तुम 2 मिनट बैठो, मैं आती हूँ। फिर कुछ सोचकर मैं किचन से निकली तो असलम मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं किचन से निकलकर कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर बाद मैं ड्राइंग रूम में आई और असलम से नाश्ते का पूछा। असलम ने कहा, अगर जहमत ना हो तो अब नाश्ता दे दे, वरना मैं यूनिवर्सिटी में कर लूंगा नाश्ता।